तो कैसे हो मेरे गुजरात के कॉमर्स वाले भाई बहनों। मैं आपको 12th की इको और ओसी की पूरी तैयारी करवाते जा रहा हूं। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाओ, वहां पे मैंने सारे लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छे से करवाता मैं रहूंगा। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 4 बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। अब हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं मीनिंग ऑफ बैंक। बैंक इज अ प्लेस वेयर पीपल कीप देयर मनी सेफली। बैंक एक ऐसी जगह है जहां पे इंसान अपना पैसा रखता है। क्यों रखता है? ताकि उसको लगता है कि वहां पे हमारा पैसा सेफ है, सुरक्षित है। इट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इंडिविजुअल एंड लैंड टू दोज हु नीड मनी। बैंक क्या करती है? हम लोगों से पैसा जमा करवा लेती है, जिसको हम लोग बोलेंगे डिपॉजिट। और वही हमारा जमा किया गया हुआ पैसा, उसको बैंक किसी और को लोन दे देती है। ध्यान से समझना, मैं अमित हूं, मैंने बैंक में पैसा जमा किया, तो वो क्या हो गया? बैंक में मेरा पैसा डिपॉजिट हो गया। अब यही मेरा डिपॉजिट किया गया हुआ पैसे से बैंक किसी और को लोन दे देगी। समझ में आया? बैंक अपना पैसा नहीं लगाती है। अमित ने बैंक में पैसा जमा किया और यही जमा किया गया हुआ अमित के पैसे को बैंक ने उठा के किसी और को लोन दे दिया। बैंक अपने घर से पैसा लाके किसी को लोन नहीं देती है। हम लोग जो पैसा बैंक में जमा करते हैं, इसी पैसे को घुमा के बैंक किसी और को लोन दे देती है। ये याद रख के चलना। अ बैंक ऑल्सो पे इंटरेस्ट टू डिपोजिटर। अब मैंने जो अपना पैसा बैंक में रखा हुआ है, बैंक उस पे मुझे क्या देगी? इंटरेस्ट देगी। अ बैंक अर्न प्रॉफिट बाय चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। बैंक ने जो दूसरों को लोन दिया हुआ है, उसके ऊपर जो वो इंटरेस्ट चार्ज करेगी, वही बैंक का प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बैंक का मीनिंग बहुत अच्छे से समझा दिया, क्या लिखना है उसके लिए भी लाइन दे दी। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन यानी टाइप्स ऑफ बैंक। मेनली दो टाइप के ही बैंक होते हैं, एक होता है कमर्शियल बैंक, एक होता है सेंट्रल बैंक। अब कमर्शियल बैंक क्या है, उसके ऊपर फोकस करते हैं। अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। कभी भी इंडिया के अंदर अगर आप बैंक के बारे में पढ़ रहे हो तो ये एक्ट याद रखना, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। अ कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड लैंड मनी और इन्वेस्ट देम। हम जैसे आम लोगों से एक बैंक होती है जो पैसा डिपॉजिट करवा लेती है, फिर इसी पैसे को वो किसी को लोन में दे देगी या हमारे जमा किए गए हुए पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देगी। ऐसे बैंक को हम लोग बोलते हैं कमर्शियल बैंक। इतना कुछ भी हार्ड नहीं है, बस यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरीके से, तो आपको डर लग रहा होगा कि भैया ये क्या लिखा हुआ है। मैंने अपना पैसा बैंक में जमा किया। किस बैंक में? मान लो मैंने एसबीआई में किया, मैंने एचडीएफसी में किया, मैंने कोटक में किया, मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर किया। फिर एचडीएफसी बैंक ने मैंने जो पैसा जमा किया था उसी को उठा के किसी और को लोन दे दिया। तो इसी प्रोसेस को करने वाले बैंक को हम लोग बोलते हैं कमर्शियल बैंक। हमारे आसपास जितनी भी बैंक है, एचडीएफसी, कोटक, एसबीआई, ये सारी बैंक कौन सी बैंक है? कमर्शियल बैंक है। अब ये क्या करती हैं वो तो आपको मालूम ही है। याद क्या रखना है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। एचडीएफसी हो, एसबीआई हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, ये सारे लोग किस एक्ट से रेगुलेट हो रहे हैं? बैंकिंग एक्ट 1949 से। आगे देखते हैं। पीपल कैन विड्रॉ मनी बाय चेक, ड्राफ्ट और पे ऑर्डर। हम लोग कमर्शियल बैंक से पैसा कैसे निकाल सकते हैं? चेक से, ड्राफ्ट से या पे ऑर्डर से। ड्राफ्ट और पे ऑर्डर क्या होता है ये आपने 11th में पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो जाओ चैट जीपीटी पे पढ़ो, क्योंकि हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, हमको ये सब मालूम होना चाहिए। अ कमर्शियल बैंक यूज पीपल मनी टू अर्न अ प्रॉफिट बाय लैंडिंग इट टू अदर्स। अब कमर्शियल बैंक प्रॉफिट कैसे कमाती है? जो हमने पैसा उसके अंदर डिपॉजिट किया हुआ था, मान लो कि मैंने एचडीएफसी के अंदर 50,000 रुपए जमा किया हुआ था, एचडीएफसी वही 50,000 रुपए को किसी और को लोन दे देगी और वो जो लोन के ऊपर इंटरेस्ट आएगा उसी से वो अपना प्रॉफिट बना रही है। तो वही बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि यूज पीपल मनी टू अर्न अ प्रॉफिट बाय लैंडिंग इट टू अदर्स। आगे देखते हैं हम लोग कमर्शियल बैंक का फंक्शन क्या होता है। तो कमर्शियल बैंक दो तरीके के फंक्शन करती है, एक होता है उनका प्राइमरी फंक्शन, एक होता है उनका सेकेंडरी फंक्शन। अगर आपको 2 मार्क्स में पूछा जाएगा कि आपको लिखना है कि फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, तो जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है वैसे ही लिखना। पहला प्राइमरी फंक्शन क्या है? एक्सेप्ट डिपोजिंग, प्रोवाइडिंग क्रेडिट, पेमेंट एंड विड्रॉल, क्रेडिट क्रिएशन, इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन। दूसरा एजेंसी एंड यूटिलिटी सर्विस, मॉडर्न बैंकिंग फैसिलिटी। आप सोच रहे होगे कि भैया इतना स्पीड में बता रहे हो, कुछ भी समझा नहीं रहे हो, आगे डिटेल में सब कुछ समझाऊंगा, टेंशन मत लो। अब यहाँ पे फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक को डिटेल में समझते हैं। प्राइमरी फंक्शन में पहला हमने देखा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। यहाँ पे देखते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। बैंक एक्सेप्ट मनी फ्रॉम पीपल, कीप इट सेफ।
बैंक हम लोगों से हमारा पैसा बैंक में जमा करवा लेती है, मतलब डिपॉजिट करवा लेती है। और हम लोग बैंक में पैसा क्यों रखते हैं? ताकि हमको ऐसा लगता है कि बैंक के अंदर हमारा पैसा सेफ है। दे एक्ट एज कस्टोडियन ऑफ फंड एंड ऑल्सो पे इंटरेस्ट ऑन द मनी डिपॉजिट। हमने जो पैसा जमा किया हुआ है, बैंक उसके ऊपर हमको क्या करती है? इंटरेस्ट पे करती है। और बैंक जो होती है वो रखवाला होता है, रखवाली या रखवाला होता है जो भी पैसा हमने उसके अंदर जमा किया है। तो उसके लिए मैंने कौन सा वर्ड यूज किया है? कस्टोडियन ऑफ फंड। रखवाला है किसका? हमारे जमा किए गए हुए पैसे का। पीपल सेविंग केप्ट इन बैंक आर कॉल्ड डिपॉजिट। जो भी पैसा हमने बैंक के अंदर रखा हुआ है हम लोग उसको क्या बोलते हैं? डिपॉजिट बोलते हैं। आगे यहाँ पे बोर्ड आपको 2 मार्क्स के लिए सवाल पूछ रही है इसी सेक्शन से। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कमर्शियल बैंक अकाउंट? कमर्शियल बैंक अकाउंट के अंदर कितने टाइप के डिपॉजिट्स होते हैं या कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं? तो डिपॉजिट्स आर 4 मेन टाइप, 4 टाइप के डिपॉजिट होते हैं। करेंट डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स लॉन्ग टर्म डिपॉजिट। तो यहाँ पे आपको 2 मार्क्स में इतना ही लिखना है, आपका आंसर हो गया पूरा। आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिपॉजिट के अंदर। जो पहला है करेंट अकाउंट डिपॉजिट। अब ये क्या है? मोस्टली ओपन बाय बिजनेस और फर्म। बिजनेसमैन कौन सा अकाउंट खुलवाते हैं? करंट अकाउंट खुलवाते हैं। इतना दिमाग में ध्यान रख के चलो। मनी कैन बी विड्रॉ एनी नंबर ऑफ टाइम इन अ डे। जिसके पास भी करंट अकाउंट है, मतलब जिस भी बिजनेसमैन के पास करंट अकाउंट है, वो दिन में कितने भी बार अपने बैंक से पैसा निकाल सकता है और जमा करवा सकता है। नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन दिस अकाउंट। बिजनेसमैन अगर करंट अकाउंट के अंदर पैसा रखता है तो उसको उस पैसे के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ये भी याद रख के चलना। सम टाइम बैंक चार्ज सर्विस फीस। बिजनेसमैन अपने अकाउंट के अंदर अलग अलग तरीके की एक्टिविटी करता है, तो कई बार बैंक ऐसा करती है कि उसके लिए बैंक बिजनेसमैन से सर्विस फीस भी ले लेती है। आगे, banks may also give on overdraft facility permission to withdraw more money than in the account। मान लो मैं बिजनेसमैन हूं, मेरे अकाउंट में 5,000 रुपए पड़ा है, बट मुझे अभी 15,000 रुपए की जरूरत है। तो अगर मेरे पास करंट अकाउंट है तो बैंक अलाउ करेगी कि आप 15,000 रुपए निकाल लो। मेरे अकाउंट में कितना पड़ा था? 5,000 रुपए। मैंने एक्स्ट्रा कितना निकाला? 10,000 रुपए और। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो करंट अकाउंट पे हमको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब जितना मेरे अकाउंट में पैसा है मैंने उससे ज्यादा पैसा बैंक अकाउंट से निकाल लिया। ये फैसिलिटी किस में मिलती है? करंट अकाउंट में मिलती है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं सेविंग अकाउंट डिपॉजिट के बारे में। तो सेविंग अकाउंट डिपॉजिट के अंदर से बोर्ड हमको 2 मार्क्स का सवाल पूछे है। व्हाट डू यू मीन बाय सेविंग अकाउंट? क्या होता है सेविंग अकाउंट? यूज बाय इंडिविजुअल टू सेव मनी फॉर अ शॉर्ट पीरियड। छोटे समय के लिए अगर हमको हमारा पैसा सेव करना है तो हम लोग कौन सा अकाउंट खुलवाएंगे? सेविंग अकाउंट खुलवाएंगे। बैंक पे इंटरेस्ट ऑन दिस डिपॉजिट। सेविंग अकाउंट हमने खुलवाया और हमारे अकाउंट में जो भी पैसा रखा हुआ है बैंक हमको उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेगी। मनी कैन बी विड्रॉ यूजिंग अ चेक, विड्रॉल स्लिप, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। अगर सेविंग अकाउंट से हमको पैसा निकालना है तो हम लोग चेक से, विड्रॉल स्लिप से, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से हमारा पैसा निकाल सकते हैं। याद रखना, सेविंग अकाउंट के ऊपर हमको इंटरेस्ट मिलता है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिकरिंग डिपॉजिट। यहां से भी बोर्ड आपको 2 मार्क्स का सवाल पूछे है। व्हाट डू यू मीन बाय रिकरिंग डिपॉजिट? सुटेबल फॉर पीपल हु सेव स्मॉल अमाउंट रेगुलरली। मान लो कि मैं जॉब करता हूं और मुझे थोड़ा थोड़ा पैसा सेव करना है, तो जब मुझे थोड़ा थोड़ा पैसा सेव करना है तो मैं बैंक के पास जाऊंगा तो बैंक मुझे बोलेगी कि आप रिकरिंग डिपॉजिट वाला अकाउंट खुलवा लो। अ फिक्स्ड अमाउंट इज डिपॉजिटेड एवरी मंथ फॉर अ सर्टेन पीरियड। मान लो मैंने बैंक को बोला कि भैया मैं 5 साल तक हर महीने आपके अकाउंट में, मतलब रिकरिंग अकाउंट में 2-2 हजार रुपए डालता रहूंगा। बैंक पे इंटरेस्ट ऑन द टोटल सेविंग। मेरा पैसा जैसे बढ़ता जाएगा बैंक मेरे को उस टोटल पैसे पे इंटरेस्ट देती जाएगी। हेल्प पीपल बिल्ड सेविंग ग्रेजुअली। ये अकाउंट किस लिए खोला जाता है? इंसान के पास कुछ पैसा पड़ा हुआ है और उसको कुछ पैसा कमाना है, तो वो क्या करेगा? बैंक में जाएगा, रिकरिंग अकाउंट खुलवा लेगा, थोड़ा थोड़ा पैसा डालता रहेगा, बैंक उस पैसे पे इंटरेस्ट देती रहेगी, तो इंसान का सेविंग भी हो जाएगा और उसी सेविंग पे वो पैसा भी कमा लेगा। फिक्स्ड लॉन्ग डिपॉजिट। अब ये क्या है? मनी इज केप्ट फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। मान लो कि 1 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए हम लोग बैंक के पास जाते हैं, बोलते हैं कि हमारे पास इतना पैसा है, आप रख लो। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, डिपेंड्स अपॉन पर्सन।
आगे बढ़ते हैं। बैंक पे द हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट ऑन दिस डिपॉजिट। हमने अभी तक दो अकाउंट पढ़े जिसके अंदर इंटरेस्ट मिल रहा था, पहला सेविंग अकाउंट में, दूसरा रिकरिंग अकाउंट में, तीसरा आया फिक्स्ड वाला अकाउंट। इस अकाउंट के अंदर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन फिक्स डिपॉजिट। ये जो फिक्स डिपॉजिट वाला अकाउंट है इसके अंदर हमको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिलती है। आपको पता चल गया होगा कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या है। मान लो मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए पड़ा हुआ है और मुझे 20,000 रुपए की जरूरत है, तो मैं 20,000 रुपए निकाल सकता हूँ। अकाउंट में कितना था? 10,000 रुपए। मैंने निकाला कितना? 20,000 रुपए। एक्स्ट्रा पैसा मैंने निकाला ना, इसी को बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। समझ में आ गया? ठीक है। अब कमर्शियल बैंक का दूसरा जो फैसिलिटी है, प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटी, पढ़ते हैं। व्हेन पीपल और बिजनेस नीड मनी दे कैन बोरो इट फ्रॉम बैंक। मेरे को हो गया या मेरे बिजनेस को हो गया, अगर पैसे की जरूरत पड़ेगी तो मैं किसके पास जाऊंगा? बैंक के पास जाऊंगा। बैंक लैंड मनी एंड चार्ज इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट बोरोड। मैं बैंक के पास गया, मैंने बोला मुझे 1,00,000 रुपए चाहिए। बैंक ने बोला ठीक है, ये पैसा आप ले लो, मुझे 1,00,000 रुपए के ऊपर हर महीने 10% इंटरेस्ट दे देना। द टाइम पीरियड फॉर लोन कैन बी थ्री टाइप। तीन टाइप का टाइम पीरियड होता है। एक होता है शॉर्ट टर्म, कितने साल के लिए होता है? अप टू 1 ईयर। एक होता है मीडियम टर्म, 1 साल से लेके 5 साल का समय इसके अंदर आता है। लॉन्ग टर्म, 5 साल से 15 साल को हम लोग बोल रहे हैं लॉन्ग टर्म। द इंटरेस्ट रेट डिपेंड ऑन द पर्पस ऑफ द लोन। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस, एजुकेशन, पर्सनल लोन। देखो हर लोन का इंटरेस्ट अलग होता है। अगर आप बिजनेस के लिए लोन लोगे तो उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट अलग होगा। अगर हम एजुकेशन के लिए लोन लेंगे तो उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट अलग होगा। अगर हम लोग पर्सनल यूज के लिए लोन लेंगे तो उसके ऊपर इंटरेस्ट अलग होगा। अब जो बैंक का तीसरा प्राइमरी फंक्शन है वो है पेमेंट एंड विड्रॉल फैसिलिटी। बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। बैंक मेक इट इजी फॉर कस्टमर टू पे एंड विड्रॉ मनी। जब से बैंक दुनिया में आया है तब से पैसे निकालना, जमा करना, यानी लेन देन का जो भी प्रोसेस है वो बहुत आसान हो गया है। पीपल कैन यूज डिफरेंट मेथड सच एज। पैसा निकालने के लिए, एक दूसरे को पे करने के लिए इंसान बहुत सारे तरीके यूज करता है, जैसे चेक से पेमेंट कर दे, विड्रॉल स्लिप से पेमेंट कर दे, ड्राफ्ट एंड पे ऑर्डर का इस्तेमाल कर ले, एटीएम का इस्तेमाल कर ले, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर ले। आजकल इंटरनेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करके वो पेमेंट जमा कर सकता है, पे कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ये भी प्राइमरी फंक्शन के अंदर आता है बैंक के। अब इससे होगा क्या? अगर हम लोग ये सारी चीजों को यूज कर रहे हैं तो इंसान का टाइम बचेगा और वो बिना पैसों के पूरी दुनिया में घूम सकता है, पूरी दुनिया में पेमेंट कर सकता है। किसकी मदद से? बैंक की मदद से। अब जो चौथा काम है बैंक का वो है क्रेडिट क्रिएशन। अब ये क्रेडिट क्रिएशन के अंदर से बोर्ड आपको 2 मार्क्स से सवाल पूछे है। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक एज अ क्रेडिट क्रिएशन विथ एग्जाम्पल। यहाँ पे हमको बताना है क्रेडिट क्रिएशन के बारे में ही, बट बोर्ड ने बहुत लंबा सवाल पूछ दिया है। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक एज अ क्रेडिट क्रिएशन। ये जो फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक है इससे डरना नहीं है, मेन आंसर क्या लिखना है? क्रेडिट क्रिएशन के बारे में। अब बोर्ड यहीं से 2 मार्क्स का और सवाल पूछ रही है। व्हाट इज क्रेडिट क्रिएशन? राइट इट्स इक्वेशन। क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है उसका फॉर्मूला हमको लिखना है। तो उसका जो फॉर्मूला है वो आप टेक्स्ट बुक से देख लेना। व्हाट इज क्रेडिट क्रिएशन ये मैं आपको समझा देता हूँ। समझाना क्या है, यहाँ पे मैंने जो भी लिखा हुआ है इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आपको अभी एग्जांपल देता हूं, उस एग्जांपल से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। फिर आप ये जो लिखा हुआ है इसको रीड करोगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं। अब क्रेडिट क्रिएशन का मैं आपको पूरा एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। यहाँ पे मैं लिख देता हूं सिंपल सी भाषा में डिपोजिट, और ये लिखा हुआ है रिजर्व रेशियो, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ न्यू लोन। घबराना मत, सब कुछ समझाऊंगा। अब मान लो कि मैं हूं अमित, मैं नाम लिख देता हूं यहाँ पे अमित। अमित ने बैंक में 1,000 रुपए जमा करवाए। तो आरबीआई ने कमर्शियल बैंक यानी छोटे बैंक को, मान लो एचडीएफसी को बोला कि अमित ने जो आपके पास 1,000 रुपए जमा करवाए हैं उसका 20% आप मुझे पे कर दो या तो बैंक के अंदर रख लो। रिजर्व रेशियो में आरबीआई ने बैंक को क्या बोला कि अमित ने जो 1,000 रुपए जमा करवाए हैं उसका 20% या तो आप खुद रख लो या तो मेरे पास जमा कर लो। तो 1,000 का 20% कितना हो गया? 200 रुपए। तो 200 रुपए आरबीआई ने या तो अपने पास रख लिया या तो बैंक के अंदर बोला आप संभाल के रखो। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैश रिजर्व रेशियो। अब 1,000 रुपए मैंने जमा करवाया, बैंक के पास 200 रुपए है, आरबीआई ने ऐसा बोला बैंक को कि 800 रुपए नया लोन सुमित को दे दो। जमा कितना करवाया था मैंने? 1,000 रुपए। 200 रुपए बैंक ने रख लिया, 800 रुपए का लोन दे दिया। यहां तक तो सब कुछ ठीक है। अब ये जो 800 रुपए है सुमित ले गया अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। अब आरबीआई ने वापस से कमर्शियल बैंक को बोला इसका भी 20% जमा कर लो। तो इसका 20% हुआ 160 रुपए। बाकी जो पैसा बचता है उसको लोन दे दो। किसको? अमन को। तो अमन को कितना लोन मिल गया?
640 रुपए। अब अमन गया अपने बैंक में, वापस जमा करवा दिया 640 रुपए। आरबीआई ने वापस बोला कि इसका 20% भी ले लो, तो इसका 20% हुआ 128। अब कितना बचा? 512 रुपए। तो आरबीआई ने बोला ये जो 512 रुपए है इसको आप राहुल को लोन दे दो। अब ये पैसा कब तक घूमेगा, उसके लिए एक फॉर्मूला है जो वहां पे बोला गया था ना, राइट अबाउट इक्वेशन। तो इनिशियल डिपॉजिट मैं यहां लिख देता हूं, इनिशियल डिपॉजिट इनटू 1 डिवाइडेड बाय कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, ये रहा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को हम लोग लगाएंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितना पैसा इकोनॉमी में लोन के लिए घूमेगा। अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, इनिशियल डिपॉजिट। इनिशियल डिपॉजिट मैंने यहाँ पे कितना किया हुआ है, 1000 रुपए। ये देखो 1000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई कितना परसेंट है, 20%। अब यहाँ पे अगर आप इसको इंटू करोगे तो 1000 इंटू 100। अब आप बोलोगे भैया 100 कहाँ से आ गया, मैंने ये परसेंटेज को रिमूव किया तो यहाँ पे ये 100 हो जाएगा। ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, आपको पता ही होगा। नहीं पता है तो मान लो यहाँ पे 100 से मैंने इंटू किया, डिवाइडेड बाई 20, ये गया ये गया, 2 पंचे 10, 1000 इंटू 5 कितना हो गया, 5000 रुपए। मैंने कितना डिपॉजिट किया था, 1000 रुपए। बैंक ने उससे कितना पैसा बना लिया, 5000 रुपए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो रियल कितना डिपॉजिट था, 1000 रुपए, यानी रियल मनी कितना था, 1000 रुपए। 4000 रुपए फालतू में बैंक ने बना लिया। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, क्रेडिट क्रिएशन। असली पैसा 1000 था, उससे 4000 एक्स्ट्रा लोन घुमा लिया बैंक ने। इसी पॉलिसी को हम लोग बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन की पॉलिसी। इस तरीके से बैंक हमारे डिपॉजिट से लोन क्रिएट करती है। मजा आया ना ये कॉन्सेप्ट समझ के? मैंने भी जब पहली बार पढ़ा था मुझे भी काफी मजा आया था। तो उन्हीं सारी चीजों को यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लो। इसी सारी चीजों को पढ़ना, आपको अब सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब प्राइमरी फंक्शन जो है बैंक का, उसके अंदर 5वां पढ़ते हैं हम लोग, इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन। ध्यान देना, यहां से बोर्ड आपको 2 मार्क्स के सवाल पूछ रही है। व्हाट डू यू मीन बाय कॉल मनी एंड कॉल मनी रेट? क्वेश्चन क्या है, कॉल मनी क्या होता है, कॉल मनी रेट। हम लोग टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन। अब देखो, समटाइम बैंक लैंड मनी टू ईच अदर फॉर शॉर्ट और लॉन्ग पीरियड। कभी कभी एक बैंक दूसरे बैंक को लोन देती है, छोटे समय के लिए, बड़े समय के लिए। मतलब बैंकों के अंदर अंदर लेन देन चल रहा है। मान लो एचडीएफसी ने एसबीआई को दिया, एसबीआई ने कोटक को दिया, कोटक ने बैंक ऑफ बड़ौदा को दिया। ये सारे लोग एक दूसरे को पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं, कभी छोटे समय के लिए, कभी बड़े समय के लिए। When one bank gives short term loan to another bank, एक बैंक दूसरे बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए लोन दे रही है। अब वो शॉर्ट टर्म कितना, 1 से 14 दिन। इसी पैसे को हम लोग बोलते हैं कॉल मनी। मान लो एसबीआई ने 14 दिन के लिए एचडीएफसी को लोन दिया, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, कॉल मनी बोलेंगे। आगे, द इंटरेस्ट रेट चार्ज ऑन दिस लोन इज नॉन एज कॉल मनी रेट। अब एसबीआई ने जो एचडीएफसी को लोन दिया है उसके ऊपर वो इंटरेस्ट चार्ज करेगी, तो इसी इंटरेस्ट को हम लोग बोलेंगे कॉल मनी। तो बैंकिंग सिस्टम के अंदर अंदर जो लोन या पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, हम लोग इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शन। अगर ये चीज छोटे समय के लिए हो रहा है तो इस पैसे को हम लोग बोलेंगे कॉल मनी। मान लो कि आप न्यूज में देख रहे हो, वहां पे आपने देखा कि एसबीआई और एचडीएफसी के बीच में कॉल मनी हुआ, तो आप समझ जाना कि दोनों बैंकों ने 1 से 14 दिन के लिए एक दूसरे से लोन लिया हुआ है। जो इसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया गया है उसको हम लोग बोलेंगे कॉल मनी रेट। तो अब आपको इजीली समझ में आएगा कि कॉल मनी क्या है, कॉल मनी रेट क्या है। अब इतने से आपको 2 मार्क्स तो मिलेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे मैंने ऑनलाइन लिख दिया है कि दिस हेल्प बैंक मैनेज देयर शॉर्ट टर्म मनी नीड एंड मेंटेन लिक्विडिटी। बैंक के पास कभी कभी छोटे समय के लिए कैश की शॉर्टेज हो जाती है, तो कॉल मनी वाला सिस्टम इस्तेमाल करके वो अपने कैश के शॉर्टेज को फुलफिल कर सकते हैं। अब आप इतना लिखना, आपको पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बैंक के सेकेंडरी फंक्शन को। तो सेकेंडरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, पहला क्या था, एजेंसी एंड यूटिलिटी सर्विस। इसके अंदर पढ़ते हैं बैंक प्रोवाइड मैनी हेल्पफुल सर्विस टू देयर कस्टमर्स। उसके अंदर से पहला है एक्टिंग एज एन एजेंट। बैंक यहाँ पे एजेंट का काम कर रही है। बैंक एक्ट एज अ लिंक बिटवीन बायर एंड सेलर। फॉर एग्जाम्पल, दे इशू अ लेटर ऑफ क्रेडिट टू हेल्प एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर इन ट्रेड। मान लो कि मैं इंडिया में हूं और मुझे चाइना से बहुत सारे फोन्स मंगाने हैं, तो मैं इंडिया में हूं और जो चाइना से मुझे सामान भेजेगा वो चाइना में है। हम दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है, बट हम दोनों को एक दूसरे के साथ बिजनेस करना है, तो हम दोनों डरेंगे। सामने वाला डरेगा कि मैं उसको माल भेज दूं तो वो मुझे पैसा नहीं दिया, तो मतलब जो चाइना के अंदर इंसान है वो सोचा होगा कि अगर मैं इंडिया के अंदर अमित को माल भेज दूं तो अमित अगर मेरी पेमेंट नहीं किया तो
और यहाँ पे मैं डरूंगा कि चाइना में जो बिजनेसमैन बैठा है, मैं अगर उसको पेमेंट कर दूं और उसने गलती से मुझे खराब माल बेच दिया तो बैंक बोलेगी टेंशन मत लो, हम आप लोगों के लिए एक पेपर इशू करेंगे भरोसे का, जिसको हम लोग बोलेंगे लेटर ऑफ क्रेडिट। दोनों पार्टी को जब एक दूसरे पे भरोसा हो जाएगा तब हम दोनों पार्टी तक सारा डील पहुंचवा देंगे, यानी पैसा हो गया, फिर आपकी क्वालिटी का दिक्कत होगा, ये सारी चीजों का हम आपको सॉल्यूशन लाके दे देंगे। हम आपको क्या इशू कर रहे हैं? लेटर ऑफ क्रेडिट। तो यहाँ पे बैंक किसका काम कर रहा है? एजेंट का काम कर रहा है। वैसे तो लेटर ऑफ क्रेडिट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और अलग है, इसको अगर हम डिटेल में समझेंगे तो अलग थोड़ा सा जानने को मिलेगा, बट अभी के लिए आप इतना समझो कि भरोसे का पेपर क्या है? लेटर ऑफ क्रेडिट। क्या करते हैं हम लोग? जब हम लोग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम करते हैं तो ये भरोसे का पेपर यानी लेटर ऑफ क्रेडिट कौन बीच में आके करके देता है? बैंक। तो हम लोग बोल सकते हैं कि बैंक एजेंट की तरह भी काम करता है। अंडर राइटिंग सर्विस, जब भी हम लोग शेयर्स और डिबेंचर इशू करते हैं तो बिजनेस को सपोर्ट देता है कौन? बैंक। ये सारी चीजें करने में, ये सारी मतलब शेयर और डिबेंचर को इशू करने में, तो हम लोग बोलेंगे कि बैंक अंडर राइटिंग सर्विस भी प्रोवाइड करता है। टैक्स पेमेंट सर्विस, आजकल हमको पता है कि हम लोग अपना टैक्स बैंक के थ्रू भर सकते हैं, वही बात यहाँ पे है। बैंक हेल्प कस्टमर पे देयर टैक्स एंड चालान इजीली, कोई भी टैक्स का पेमेंट हो या टैक्स का चालान हो, हम लोग बैंक के थ्रू वो भर सकते हैं। सेव डिपॉजिट वॉल्ट, मैं इसको आपको डिटेल में नहीं समझाऊंगा। हमारे घर में गहना हो, प्रॉपर्टी के पेपर हो, हम लोग बैंक में जाके रख देते हैं ताकि वो सेफली रखा रहे। अब इसी के अंदर दूसरा पॉइंट है, प्रोवाइड वेरियस फैसिलिटीज चेंजिंग टाइम। समय बदलता गया, बैंक ने और बहुत सारी फैसिलिटीज कस्टमर को देना शुरू किया। बैंक यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू मेक बैंकिंग फास्ट एंड इजी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलता गया बैंक ने भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर लिया ताकि उनकी बैंकिंग सर्विस फास्ट और इजी हो जाए। अब यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर, बैंक एक दूसरे को इलेक्ट्रॉनिकली मनी ट्रांसफर कर सकती है, ये एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। अब इलेक्ट्रॉनिकली मनी ट्रांसफर करने के दो चीज हैं, यानी दो मेथड हैं, एनईएफटी, आरटीजीएस। एनईएफटी मतलब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, आरटीजीएस मतलब रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट। इसको बोर्ड ने डिटेल में नहीं पूछा है, इसीलिए मैंने इतना ही लिखा है। दिस आर मेड पॉसिबल थ्रू कोर बैंकिंग। कोर बैंकिंग का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम बैंकिंग। देखो बहुत ध्यान से समझना, इलेक्ट्रॉनिकली बैंक दो तरीके से पैसा ट्रांसफर करती है, एनईएफटी के थ्रू और आरटीजीएस के थ्रू। ये जो एनईएफटी है और आरटीजीएस है, ये किसके थ्रू पॉसिबल होता है? तो कोर बैंकिंग के थ्रू पॉसिबल होता है। मान लो कि पैसा ट्रांसफर करना है आपको, तो आप क्या यूज करोगे? एनईएफटी या आरटीजीएस। ये कौन पॉसिबल करके देगा? तो कोर बैंकिंग सिस्टम इसको पॉसिबल करके देगा। इतना ही अभी आपको जानना है। अब यहाँ पे देखो, इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग, आपको मालूम है आजकल हम लोग फोन से, कंप्यूटर से कोई भी गुड्स को परचेज कर सकते हैं, कहीं से भी टिकट्स को बुक कर सकते हैं, चाहे वो रेलवे की टिकट हो, फ्लाइट की टिकट हो या मूवी की टिकट हो, तो हम लोग फोन से, कंप्यूटर से ये सारे टिकट को भी बुक कर सकते हैं। कोई भी बिल हम लोग मोबाइल और कंप्यूटर से भर सकते हैं, तो ये भी एक बैंक की फैसिलिटी है। सेव डिपॉजिट वॉल्ट, ये बार बार मैं आपको नहीं समझाऊंगा। यहाँ पे समझने जैसा क्या है? डीमैट अकाउंट। अब डीमैट अकाउंट क्यों खोला जाता है? जब भी हम लोग शेयर्स खरीदते हैं, डिबेंचर खरीदते हैं, बॉन्ड खरीदते हैं, तो ये सारी चीजों को हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली सेव करके रख सकते हैं। उस अकाउंट को हम लोग बोलते हैं डीमैट अकाउंट। मान लो कि आपने किसी भी कंपनी का शेयर खरीदा, तो वो आपको पेपर पे लिख के दे देंगे कि आपके पास इतना 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 हमारी कंपनी का शेयर है। ये चांसेस है ना कि आपके पास वो पेपर खो जाएंगे। तो अब उन सारी चीजों को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर दिया गया है। आप चाहे शेयर खरीदे हो, डिबेंचर खरीदे हो, बॉन्ड खरीदे हो, आजकल हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं ना फोन से, तो आपके कितने शेयर हैं, किस कंपनी के हैं, वो सारी चीजें कहां पे रखी होती हैं? डीमैट अकाउंट में रखी होती हैं। किस में रखी होती हैं? डीमैट अकाउंट में रखी होती हैं। अब समझ में आया कि डीमैट अकाउंट क्या होता है? हम लोग शेयर्स को, बॉन्ड को, डिबेंचर को इलेक्ट्रॉनिकली जहां पे रखते हैं, उस अकाउंट को हम लोग बोलते हैं डीमैट अकाउंट। अब ये जो डीमैट अकाउंट है हमको कौन खोल के देता है? बैंक खोल के देती है। तो ये बैंक का सेकेंडरी फंक्शन है। तो यहाँ पे आपने बैंक के प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन को समझ लिया। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करना, मैं आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंस ऑफ कमर्शियल बैंक इन इंडिया। इसके अंदर से बोर्ड आपको 2 मार्क्स का सवाल पूछी है कि स्टेट द क्लासिफिकेशन ऑफ द स्केड्यूल बैंक। हम लोगों को स्केड्यूल बैंक के बारे में बताना है 2 मार्क्स के लिए। इन इंडिया ओनली दोज बैंक that are listed in the second schedule of the Reserve Bank of India Act 1934 are called scheduled bank. Reserve Bank of India Act
1934 के अंदर जो भी बैंक आती है हम लोग उसी बैंक को स्केड्यूल बैंक बोलेंगे, मतलब लीगल बैंक बोलेंगे। यहां डर मत जाना, स्केड्यूल बैंक मतलब लीगल बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंदर जो भी बैंक आ रही है हम लोग उसको स्केड्यूल बैंक बोल रहे हैं, मतलब लीगल बैंक बोल रहे हैं। उन बैंकों को आरबीआई ने लाइसेंस दिया हुआ है। तो समझ में आया, स्केड्यूल बैंक मतलब वो बैंक जिनको आरबीआई ने लोन दिया हुआ है बैंक चलाने का। These आर कंसिडर्ड ऑफिशियल और रिकॉग्नाइज्ड बैंक। वही तो मैंने आपको बोला कि ये सारे ऑफिशियल और रिकॉग्नाइज्ड बैंक हैं। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। ऑल सच बैंक मस्ट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो बैंक स्केड्यूल बैंक में आ रहे हैं उनको आरबीआई के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने होंगे। अब एग्जांपल देख लो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक एंड पंजाब नेशनल बैंक ऑल आर स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। हमारे आसपास हम लोग जो भी बैंक देख रहे हैं, चाहे वो सरकारी बैंक हो, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, चाहे वो बहुत बड़ी बैंक हो, चाहे वो छोटी बैंक हो, ये सारे बैंकों को हम लोग स्केड्यूल बैंक बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये सारे बैंक ने आरबीआई से लाइसेंस लिया है बैंक को चलाने के लिए, और ये सारे बैंक आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेंट्रल बैंक। अब सेंट्रल बैंक क्या होता है? द सेंट्रल बैंक इज द मेन और अपेक्स बैंक ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री का जो सबसे बड़ा बैंक होता है हम लोग उसको बोलते हैं सेंट्रल बैंक। इट मेन फंक्शन इज टू कंट्रोल, गाइड एंड सपोर्ट ऑल अदर बैंक इन द कंट्री। जो सेंट्रल बैंक होता है देश के अंदर जो भी छोटे बैंक्स हैं उनको कंट्रोल करता है, उनको गाइड करता है और उनको सपोर्ट करता है। इट हेल्प टू कीप द मनी मार्केट स्टेबल एंड प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। देश के अंदर जो भी पैसा घूम रहा है उस मार्केट को हम लोग बोलेंगे मनी मार्केट, और देश की इकोनॉमी के अंदर जो भी पैसे की जरूरत होगी वो भी कौन देगा? सेंट्रल बैंक देगा। तो देश के अंदर मनी मार्केट हो या इकोनॉमिक ग्रोथ करना हो पैसे से, तो ये सारी चीजों को कंट्रोल कौन करता है? सेंट्रल बैंक करता है। द सेंट्रल बैंक ऑल्सो गिव मॉनेटरी एडवाइस एंड सजेशन टू द गवर्नमेंट। देश का जो सेंट्रल बैंक होता है वो पैसे की एडवाइस और सजेशन देता है गवर्नमेंट को। अब बैंक किस बारे में एडवाइस देगा? तो पैसे की एडवाइस देगा। तो सेंट्रल बैंक किसको पैसे की एडवाइस देता है? गवर्नमेंट को। देश की गवर्नमेंट को सेंट्रल बैंक पैसे की एडवाइस देता है। तो हमारे देश के अंदर जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं आरबीआई। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। यही बात मैंने आपको बोली। It was established on April 1, 1935 with a paid up capital of 5 करोड़। इंडिया में आरबीआई कब स्टैब्लिश हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। उस समय आरबीआई के पास कितना पैसा था? 5 करोड़ रुपए। इट वॉज नेशनलाइज ऑन जनवरी 1, 1949। याद रखना, स्टैब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 को और नेशनलाइज हुआ था 1 जनवरी 1949 को। बिकम ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब 1 जनवरी 1949 को ये पूरा इंडियन गवर्नमेंट के लिए काम करने लगा था। द आरबीआई इज द अपेक्स बैंक दैट सुपरवाइज एंड रेगुलेट ऑल बैंक इन इंडिया। एचडीएफसी हो, फिर अपना कोटक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, ये सारे बैंक को हमारे देश में कौन रेगुलेट करता है, कौन सुपरवाइज करता है? तो आरबीआई करती है। इट ऑल्सो फॉर्मुलेट इंडियाज मॉनेटरी पॉलिसी विच कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी, इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन। देश के अंदर पैसे की सप्लाई हो, इंटरेस्ट रेट हो या महंगाई हो, ये सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई एक पॉलिसी बनाती है जिसको हम लोग बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हम लोग रिजर्व बैंक के फंक्शन को पढ़ने जा रहे हैं। तो बोर्ड आपको यहाँ से 2 मार्क्स का सवाल पूछे ही है। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक इन शॉर्ट। हम लोगों को सेंट्रल बैंक के फंक्शन को शॉर्ट में बताना है। तो सेंट्रल बैंक का 2 फंक्शन है, एक है मॉनेटरी फंक्शन, एक है नॉन मॉनेटरी फंक्शन। अब जब आपको 2 मार्क्स के लिए लिखना होगा तो आप इतना ही लिखोगे जितने पे मैं मार्क कर रहा हूं। तो the monetary function of the central bank are to issue currency, to work as a banker to the government, lender of the last resort, to control credit creation। ये हो गया monetary function। अब non monetary function के अंदर क्या क्या आ गया? to regulate and supervise the financial and money market, to create banking awareness among people। तो यहाँ पे आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है, आपको 2 मार्क्स पूरा बोर्ड देगी। अब हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं। पहला जो है करेंसी इशू, बहुत आसान है, ध्यान से समझना। The RBI has the sole right to issue all currency note of rupees 2 and above in India। RBI एक ऐसा बैंक है जिसके पास राइट है
₹2 की नोट से ऊपर जो भी नोट आ रहा है उनको इशू करने का। मतलब देश के अंदर ₹2 और उसके ऊपर के जो भी नोट है हमको कौन इशू करके देता है? आरबीआई। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी फिनेंस मिनिस्टर इशू ₹1 नोट एंड ऑल कॉइन्स। हमारे देश के अंदर ₹1 का नोट और जो कॉइन्स है वो कौन इशू करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। याद रखना, ₹2 और उसके ऊपर का नोट कौन इशू कर रहा है? आरबीआई। ₹1 का नोट और जो सारे कॉइन्स है उसको कौन इशू करता है? फिनेंस मिनिस्टर यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द आरबीआई डिस्ट्रीब्यूट दिस वन रुपी नोट एंड कॉइन एज एन एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ₹1 का नोट और कॉइन इशू तो फिनेंस मिनिस्ट्री कर रही है, बट इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम आरबीआई ही करती है। मतलब ₹1 का नोट और सारे कॉइन को देशवासियों तक पहुंचाने का काम आरबीआई ही करती है। अब जो दूसरा फंक्शन है आरबीआई का, बैंकर टू द गवर्नमेंट। यहां से बोर्ड आपको 2 मार्क्स का सवाल पूछा ही है। सेंट्रल बैंक इज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, एक्सप्लेन। हमको ये सवाल को इस तरीके से 2 मार्क्स के लिए बताना है। तो यहाँ पे जितना मैंने लिखा है सब लिखना पड़ेगा, तभी आपको 2 मार्क्स मिलेगा। The RBI act as a banker, advisor and agent to the both central and state government. आरबीआई सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को पैसे के लिए एडवाइस देती है और उनका एजेंट बन के काम करती है। आरबीआई मैनेज गवर्नमेंट अकाउंट एंड लोन। स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनके अकाउंट्स को और उनके लोन को कौन मैनेज करता है? आरबीआई। गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड पब्लिक डेप्ट। गवर्नमेंट के ऊपर जितना कर्जा है, गवर्नमेंट ने जितना बॉन्ड इशू किया है, ये सारी चीजों को भी कौन मैनेज करता है? आरबीआई मैनेज करती है। करेंसी कॉइन एंड ₹1 नोट। गवर्नमेंट के बिहाफ पे करेंसी कॉइन्स को और नोट को डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है? आरबीआई करती है। द आरबीआई ऑल्सो गिव्स लोन टू द गवर्नमेंट व्हेन नीडेड। जब भी गवर्नमेंट को लोन की जरूरत पड़ेगी तो उनको कौन लोन प्रोवाइड करता है? आरबीआई करती है। हैंस द आरबीआई इज कॉल्ड द बैंकर टू दी गवर्नमेंट। तो ये सारी चीजों के ऊपर से हम बोल सकते हैं कि आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट की बैंकर है। अब जो तीसरा टॉपिक है, बैंकर्स बैंक एंड लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट। यहां से बोर्ड आपको 2 मार्क्स का सवाल पूछा ही है। स्टेट द फंक्शन ऑफ द आरबीआई एज अ बैंकर्स बैंक एंड लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट। जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो इसका पूरा मीनिंग समझ में आएगा। द आरबीआई इज द बैंक फॉर ऑल बैंक इन इंडिया। सारे बैंकों का बैंक कौन है? आरबीआई। इट मैनेज कैश रिजर्व फॉर ऑल शेड्यूल्ड बैंक। अभी मैंने आपको क्रेडिट क्रिएशन के अंदर पढ़ाया था कि ₹1000 जमा किया, उसमें से ₹200 आपको बैंक के अंदर रख लेना है या आरबीआई को ले जाके दे देना है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैश रिजर्व रेशियो। तो कैश रिजर्व रेशियो कितना रखना है ये कौन डिसाइड करके देता है बैंक को? आरबीआई। इंटरेस्ट रेट एंड क्रेडिट पॉलिसी फॉर बैंक। आपने ₹100 दिया, उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट लेना है? मान लो एसबीआई ने ₹100 किसी को लोन दिया, अब उस ₹100 के ऊपर कितना इंटरेस्ट लेना है ये भी कौन बताएगा? एसबीआई को आरबीआई बताएगी। और किस इंसान को किस तरीके से लोन देना है ये भी कौन बताएगा? एसबीआई को, एचडीएफसी को, जितने भी देश के अंदर छोटे बैंक है आरबीआई बताएगी। The RBI also act as the lender of the last resort, which means when a bank faces a shortage of fund or financial crisis, it can borrow money from the RBI for help. मान लो कि एचडीएफसी है, वो ना अब पैसे की वजह से बहुत दिक्कत फेस कर रही है, तो अपने आप को बचाने के लिए वो कहां से पैसे लेने जाएगी? आरबीआई के पास से पैसे लेने जाएगी। तो इसी स्टेटमेंट के ऊपर से हम लोग बोल सकते हैं कि लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट। आरबीआई क्या है? लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट। जब बैंक के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो वो किसके पास जाते हैं? आरबीआई के पास जाते हैं। इसी के ऊपर से हम लोग बोल सकते हैं कि आरबीआई ऑल्सो एक्ट एज अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट। अब जो चौथा फंक्शन है वो है क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है समझते हैं। द आरबीआई कंट्रोल द अमाउंट ऑफ क्रेडिट लोन एंड एडवांस गिवन बाय कमर्शियल बैंक। हर कमर्शियल बैंक को आरबीआई बोलती है कि आपको कितना लोन देना है, किस इंटरेस्ट पे देना है। मान लो कि एसबीआई को आरबीआई ने बोला कि आप एक इंसान को 10 करोड़ तक ही लोन दे सकते हो और वो जो 10 करोड़ का आप लोन दोगे 10% इंटरेस्ट पे दोगे, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन। इट हेल्प मेंटेन द प्राइस स्टेबिलिटी, कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड एंश्योर स्टेडी इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए तो देश के अंदर इन्फ्लेशन ना आ जाए और सारी चीजों की प्राइस स्टेबल रहे, तो इसीलिए आरबीआई क्रेडिट क्रिएशन की पॉलिसी लेके आती है। द आरबीआई यूज वेरियस मॉनेटरी टूल्स लाइक सीआरआर, रेपो रेट एंड एसएलआर। ये सारी चीजें अभी आप आगे पढ़ोगे। कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। The RBI look after India's foreign exchange reserve and maintain the value of the Indian rupee in the global market. आप लोग देखते हो ना कि $1 अब ₹80 का हो गया है, 82 का हो गया है, 83 का हो गया है। तो ये सारी चीजों के ऊपर आरबीआई भी कंट्रोल करती है। मतलब $1 कितने का मिलेगा
इसको थोड़ा बहुत आरबीआई भी कंट्रोल करती है। अंडर द फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम द आरबीआई डायरेक्टली मैनेज द वैल्यू ऑफ द इंडियन रुपी। एक सिस्टम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, ये सीधा आरबीआई के कंट्रोल में है। तो इस सिस्टम के तहत इंडियन रुपीस का जो भी रेट है वो आरबीआई कंट्रोल करती है। कौन सा सिस्टम? फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। डायरेक्ट आरबीआई इंडिया के रुपी की वैल्यू को कंट्रोल करेगी एज कंपेयर टू डॉलर या डॉलर के सामने। इतना अभी जानो। अंडर फ्लेक्सिबल यानी मार्केट बेस्ड सिस्टम द आरबीआई बाई और सेल फॉरेन करेंसी इन द ओपन मार्केट टू कीप द रुपी स्टेबल। एक होता है मार्केट सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर आरबीआई हमारे पैसे को खरीदेगी बेचेगी ताकि हमारे जो रुपीस की वैल्यू है उसको इक्वल कर सके, स्टेबल कर सके। किसके सामने? डॉलर के सामने। तो आपको दो चीज याद रखनी है, एक ये वाला फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम जिसके अंदर आरबीआई डायरेक्टली कंट्रोल करेगी रुपीस की वैल्यू डॉलर के सामने। एक होता है मार्केट बेस्ड सिस्टम जिसके अंदर आरबीआई रुपीस को बेचेगी खरीदेगी ताकि रुपीस की वैल्यू को वो स्टैंड आउट करा सके डॉलर के सामने। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आरबीआई के नॉन मॉनेटरी फंक्शन। तो नॉन मॉनेटरी फंक्शन के अंदर से आपको 2 मार्क्स पूछा जाएगा। मेंशन द नॉन मॉनेटरी फंक्शन ऑफ अ सेंट्रल बैंक। तो पहला है रेगुलेट एंड सुपरवाइज, कीप वॉच ऑन ऑल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। सारे देश के बैंक को सुपरवाइज और कंट्रोल करने का काम करती है आरबीआई। ये पहला नॉन मॉनेटरी फंक्शन है। एक्सपांड बैंकिंग सिस्टम, ब्रिंग मोर पीपल स्पेशली इन रूरल एरिया अंडर फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम। आरबीआई चाहती है कि देश का हर देशवासी बैंक का इस्तेमाल करे, तो उसके लिए वो देश के गांव के अंदर या और भी कहीं पे जो पिछड़े लोग हैं उनको बैंक के अंदर जोड़ने का काम करती है, जिसको हम लोग बोलेंगे एक्सपांड बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग अवेयरनेस, एजुकेट पीपल अबाउट सेविंग बैंकिंग एंड डिजिटल पेमेंट। लोगों को अवेयर करती है बैंकिंग सिस्टम के अंदर जो भी फैसिलिटीज आ रही हैं उसके बारे में। प्रमोट कोऑपरेटिव बैंक, सपोर्ट कोऑपरेटिव बैंक फॉर द फार्मर एंड स्मॉल बिजनेस। फार्मर और स्मॉल बिजनेसेस के लिए एक बैंक बनाती है जिसको हम लोग बोलते हैं कोऑपरेटिव बैंक। ये कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं ये प्रॉफिट के लिए नहीं होते हैं, ये बेसिकली फार्मर्स हो गए, छोटे बिजनेसमैन हो गए, इनको हेल्प प्रोवाइड करने के लिए होते हैं। तो ऐसे बैंक को बनवाने में भी मदद करती है आरबीआई। स्ट्रेंथन बैंकिंग सेक्टर, इंप्रूव एंड मॉडर्नाइज बैंकिंग ऑपरेशन। बैंक के अंदर कितनी मॉडर्न तरीके की फैसिलिटीज लानी है, कैसे बैंकिंग सिस्टम को मॉडर्न बनाना है, इसके ऊपर भी आरबीआई काम करती है। प्रायोरिटी सेक्टर लोन, एंश्योर लोन टू एग्रीकल्चर, स्मॉल इंडस्ट्री एंड एजुकेशन। अब आरबीआई ये भी ध्यान रखवाती है कि हमारे देश के किसान को भी लोन की जरूरत है, छोटे बिजनेसमैन को भी लोन की जरूरत है और बच्चों को पढ़ाई के लिए भी लोन की जरूरत है। तो सारे लोन के ऊपर इंटरेस्ट अलग हो, सारे लोन को प्रोवाइड करने का प्रोसेस अलग हो, तो इसी को हम लोग बोलेंगे प्रायोरिटी सेक्टर लोन। जनधन योजना, हेल्प मैनेज द स्कीम, प्रोवाइड बैंक अकाउंट टू ऑल। गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आई थी जनधन योजना, इसको भी मैनेज कौन करती है? आरबीआई करती है। कस्टमर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट कस्टमर राइट थ्रू फेयर बैंकिंग प्रैक्टिस। किसी भी कस्टमर के साथ बैंकिंग सिस्टम के अंदर अगर कोई भी फ्रॉड हो जाता है तो उनको प्रोटेक्शन देने के लिए पॉलिसीज वगैरह बनाने का काम भी आरबीआई का है। पब्लिश इंफॉर्मेशन, शेयर रिपोर्ट एंड डेटा टू प्रमोट बैंकिंग रिसर्च। बैंक के अंदर जो भी चल रहा है वो सारी इंफॉर्मेशन भी लोगों तक पहुंचाने का काम आरबीआई करती है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बैंक के मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। अब मीनिंग समझते हैं इसकी। मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स द प्लान मेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल द मनी सप्लाई एंड क्रेडिट इन द इकोनॉमी। देश के अंदर जो भी उधारी दिया जा रहा है, देश के अंदर जितना भी मनी का सप्लाई हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई जो पॉलिसी बनाती है हम लोग उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। देश के अंदर जितना पैसा घूम रहा है, देश के अंदर जिस तरीके से उधारी दी जा रही है बैंक के द्वारा, ये सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई एक पॉलिसी बनाती है जिसको हम लोग बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। इट्स मेन एम इज टू कीप प्राइस स्टेबल, कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमी की ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए ये पॉलिसी बनाई जाती है। कैसे? देश के अंदर सारी चीजों का प्राइस स्टेबल रहे, इसका भी कंट्रोल आरबीआई किससे करती है? मॉनेटरी पॉलिसी से करती है। देश के अंदर महंगाई ना आ जाए, इसको भी कंट्रोल करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है आरबीआई के द्वारा? मॉनेटरी पॉलिसी का। अब यहाँ पे ध्यान देना, इफ देयर इज टू मच मनी प्राइस राइज, उसी को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन। इफ देयर इज टू लिटिल मनी प्राइस फॉर डिफ्लेशन। देश के अंदर अगर हम लोग ज्यादा पैसा डाल देंगे तो इन्फ्लेशन आ जाएगा, अगर कम पैसा रहेगा देश के अंदर तो डिफ्लेशन आ जाएगा। ये दोनों सिचुएशन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बेकार है। हम लोगों को क्या करना है? मनी की सप्लाई को स्टेबल यानी बैलेंस रखना है।
तो मनी की सप्लाई को बैलेंस करने के लिए आरबीआई यूज करती है मॉनेटरी पॉलिसी का। Hence, monetary policy help to keep the balance and stability in the economy. That why it is called stabilization policy. मॉनेटरी पॉलिसी का दूसरा नाम क्या है? स्टेबलाइजेशन पॉलिसी, क्योंकि मनी की सप्लाई और क्रेडिट पॉलिसी सारी चीजों को स्टेबल रखने में हेल्प करता है ये पॉलिसी। अब टाइप्स ऑफ पॉलिसी टूल्स दो टाइप के होते हैं, क्वांटिटेटिव मेजर, क्वालिटेटिव मेजर। क्वांटिटेटिव मेजर मतलब इफेक्ट द होल इकोनॉमी, क्वालिटेटिव मेजर मतलब इफेक्ट सर्टेन सेक्टर ऑफ इंडस्ट्री। ध्यान देते ना, एक मार्क्स का सवाल आता है कि क्वांटिटेटिव मेजर मतलब इफेक्ट द होल इकोनॉमी, पूरे इकोनॉमी के ऊपर असर लाने वाली मॉनेटरी पॉलिसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव मेजर। इकोनॉमी के कुछ कुछ पार्ट के ऊपर असर लाने वाली मॉनेटरी पॉलिसी को हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिव मेजर। अब हम लोग क्वांटिटेटिव मेजर के अंदर पढ़ लेते हैं। दिस टूल कंट्रोल द ओवरऑल अमाउंट ऑफ मनी इन द कंट्री, पूरे देश के पैसे के ऊपर कंट्रोल करने वाली पॉलिसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव मेजर। अब इसके अंदर आया पहला बैंक रेट। 2 मार्क्स के लिए बोर्ड आपको यहां से कैसे सवाल पूछेगी उसके ऊपर ध्यान दो। व्हाट इज मीन बाय बैंक रेट? The bank rate is the long-term interest rate at which RBI lend money to the commercial bank. RBI कमर्शियल बैंक को लंबे समय तक के लिए लोन दे रही है। अब कमर्शियल बैंक यानी जो छोटे छोटे बैंक इंटरेस्ट चुकाएंगे आरबीआई को, उसको हम लोग बोलते हैं बैंक रेट। क्या याद रखना है कि आरबीआई लॉन्ग टर्म के लिए लोन दे रही है कमर्शियल बैंक को। अब कमर्शियल बैंक जो इंटरेस्ट पे कर रही है उस लोन के ऊपर, उसको हम लोग बोलते हैं बैंक रेट। इफ द बैंक रेट इंक्रीज, बैंक बोरो लेस, fewer loans, money supply decrease. अगर बैंक रेट ज्यादा होगा तो जो बैंक्स हैं वो कम लोन लेंगे और जिससे देश के अंदर कम पैसा जाएगा। इफ द बैंक रेट डिक्रीज, बैंक रेट कम हो जाएगा, बैंक ज्यादा लोन लेंगे जिसकी वजह से मनी का सप्लाई बढ़ जाएगा। बहुत ध्यान से एग्जांपल समझना। इफ द आरबीआई रेज द बैंक रेट 6% to 6.5%, बैंक फाइंड बोरोइंग costlier so they lend less to people and business reducing inflation। मान लो कि आरबीआई लोन दे रही है बैंक को 6% पे, अब यही उन्होंने 8% का कर दिया तो बैंक लोन नहीं लेगी आरबीआई से और वो लोन आगे बांटेगी भी नहीं कस्टमर को। जब लोन आगे कस्टमर तक जाएगा ही नहीं तो कस्टमर के हाथ में पैसा नहीं आएगा। जब कस्टमर के हाथ में पैसा नहीं आएगा तो वो डिमांड नहीं करेगा और इन्फ्लेशन नहीं आएगा। ये मैंने आपको इन्फ्लेशन के चैप्टर में कॉन्सेप्ट पूरा समझाया हुआ है, अभी इतना ही समझो। अब यहाँ पे देखो बोर्ड आपको यहाँ से और सवाल पूछा है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ रेपो रेट एंड रिजर्व रेपो रेट। तो रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट इज द शॉर्ट टर्म लैंडिंग रेट। रेपो रेट इज द शॉर्ट टर्म लैंडिंग रेट फॉर 1 to 15 days फ्रॉम आरबीआई टू बैंक। आरबीआई छोटे बैंकों को 1 से 15 दिन के लिए लोन दे रही है, मतलब हम लोग बोल रहे हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए लोन दे रही है। तो कमर्शियल बैंक उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट चुका रहे हैं हम लोग उसको बोलते हैं रेपो रेट। क्या याद रखना है? आरबीआई छोटे बैंकों को छोटे समय के लिए लोन दे रही है, छोटा समय मतलब 1 से 15 दिन के लिए, उसके ऊपर कमर्शियल बैंक जो आरबीआई को लोन चुका रही है हम लोग उसको बोलते हैं रेपो रेट। जितना हायर रेपो रेट होगा लोन उतना कॉस्टली होगा तो बैंक उतना कम लोन लेंगे, जितना लोअर रेपो रेट होगा लोन सस्ता होगा बैंक ज्यादा लोन लेंगे। इतना याद रख के चलो। 2020 के अंदर क्या हुआ था कि आरबीआई ने रेपो रेट को सस्ता कर दिया था। क्यों? क्योंकि आरबीआई चाहती थी कि जो छोटे बैंक है वो ज्यादा लोन ले और जब कोरोना का टाइम आया था तो लोगों तक पैसा पहुंचा सके जिससे हमारे देश की इकोनॉमी चल सके। आरबीआई ने क्या किया? रेपो रेट को सस्ता कर दिया जिसकी वजह से बैंक आरबीआई से लोन लेने लगे। अब वो लोन का पैसा लोगों को बांटने लगे। क्यों लोगों को बांटने लगे? ताकि हमारी इकोनॉमी सही से चलने लगे। आप सबको पता है कि कोरोना के अंदर हमारे देश के अंदर प्रॉब्लम आ रही थी तो बैंक आरबीआई ने लोन सस्ता किया, बैंकों ने सबको पैसा बांटा कि हमारा देश की इकोनॉमी सुधर जाए। अब आता है रिवर्स रेपो रेट, द रेट एट विच आरबीआई बोरो मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक फॉर अ शॉर्ट टाइम। अब क्या हो रहा है कि आरबीआई छोटे समय के लिए लोन ले रहा है, किससे? कमर्शियल बैंक से, मतलब छोटे बैंक से। तो अब आरबीआई जो इंटरेस्ट चुकाएगा छोटे बैंक को हम लोग उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। हायर रिवर्स रेपो रेट, बैंक डिपॉजिट मोर मनी विथ आरबीआई लेस लैंडिंग एंड कंट्रोल इन्फ्लेशन। अब बहुत ध्यान से बात को समझना। अब छोटे बैंक आरबीआई को पैसा क्यों देंगे? तो आरबीआई ने बोला कि हम आपको अब ज्यादा इंटरेस्ट पे करेंगे। समझ में आया? छोटे बैंक बोलेंगे कि भाई हम कस्टमर को लोन देते हैं तो वो हम लोगों को 5% का इंटरेस्ट देते हैं, तो आरबीआई ने बोला मैं आपको 6% का इंटरेस्ट दूंगी। तो आप क्या करो, लोगों को पैसा मत बांटो, मुझे पैसा दे दो। समझ में आया? तो जितना हायर रिवर्स रेपो रेट होगा
बैंक, छोटे बैंक उतना आरबीआई के पास जाके पैसा जमा कर देंगे। जितना लोअर रेपो रेट होगा, बैंक उतना कम उधार आरबीआई को देंगे, जिसकी वजह से देश के अंदर मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी। अब आगे जो है वो है मॉनेटरी सपोर्ट इन इमरजेंसी। ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल क्राइसिस और सडन कैश शॉर्टेज, आरबीआई लैंड टू बैंक एट अ स्पेशल हायर रेट। मान लो कि बैंक के पास पैसे की शॉर्टेज आ गई, तो आरबीआई बोलेगा ठीक है ना, हमसे पैसे ले लो, थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट दे देना। याद रखना, मॉनेटरी सपोर्ट इन इमरजेंसी के टाइम पे आरबीआई जो छोटे बैंकों को लोन दे रही है, उस पे जो रेट होगा ना वो हाई होगा, यानी ज्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करेगी आरबीआई। दिस हेल्प मेंटेन स्टेबिलिटी इन द बैंकिंग सिस्टम। अब बैंक के पास पैसा नहीं था, उसको शॉर्टेज पड़ रही थी, तो उसको मजबूरी में आरबीआई से हायर रेट में लेना ही पड़ेगा। ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक 2020 के अंदर आरबीआई गेव इमरजेंसी लोन टू बैंक सो दैट पीपल कैन एंड बिजनेस कुड कंटिन्यू टू गेट मनी। अब हमारे देश के अंदर कोविड के टाइम पे सबको तकलीफ आई, बैंकों को भी तकलीफ आई और बिजनेसमैन को भी तकलीफ आई। तो बैंकों को जब तकलीफ आई तो आरबीआई ने बोला कि हमसे उधारी ले लो, थोड़ा सा ज्यादा पैसा दे देना। तो बैंकों ने पैसा लिया आरबीआई से ज्यादा रेट पे और बिजनेसमैन को भी बांटा। तो ये था आपका क्या, मॉनेटरी सपोर्ट इन इमरजेंसी। अब यहाँ पे बोर्ड आपको एक सवाल पूछ रही है, What are the cash reserve ratio and the statutory liquid ratio? कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो क्या होता है? मैं आपको बहुत प्यार से एग्जांपल से समझाता हूं। If CRR is 4% and the bank has 100 crore in deposit, it must keep 4 करोड़ with RBI। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं CRR का, यहां पे समझना। मान लो एसबीआई है, एसबीआई के पास डिपॉजिट पड़ा हुआ है, मैंने क्या बोला, डिपॉजिट पड़ा हुआ है, कितने का, 100 करोड़ का। तो आरबीआई ने बोला कि 4% का सीआरआर होना चाहिए। तो कितना परसेंट है सीआरआर, 4%। 100 करोड़ का 4% होगा 4 करोड़। तो आरबीआई ने ऐसा बोला कि एसबीआई आपके पास 100 करोड़ रुपए डिपॉजिट में पड़े हुए हैं, 4 करोड़ लाके मेरे पास जमा कर दो। आपने ये जो डिपॉजिट के ऊपर 4 करोड़ मुझे लाके दिया है, इसको मैं बोलूंगा सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। अब इसका कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। बैंक मस्ट कीप अ फिक्स पार्ट ऑफ देयर डिपॉजिट एज कैश विथ आरबीआई। बैंक के पास जितना भी डिपॉजिट है उसमें से कुछ परसेंट कैश पैसा बैंकों को आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड सीआरआर। यहाँ पे हमने देखा ना कि बैंक के पास डिपॉजिट का कितना पैसा था, 100 करोड़ का। तो आरबीआई ने बोला कि 4% से 4 करोड़ रुपए मेरे पास लाके रख दो। हाई सीआरआर, बैंक हैव लेस टू लैंड, कंट्रोल इन्फ्लेशन। ये सीआरआर जितना ज्यादा होगा उतना बैंक के पास कम पैसा होगा। क्यों? क्योंकि आरबीआई ज्यादा पैसा बैंक से ले लेगी। जितना लो सीआरआर होगा बैंक के पास उतना ज्यादा पैसा होगा, वो बैंक क्या करेगी, उतना लोन प्रोवाइड करके मनी की सप्लाई बढ़ा देगी। अब यहां पे आया स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो एसएलआर, इसको भी ध्यान से एग्जांपल से समझते हैं। इफ अ बैंक हैज 200 करोड़ इन डिपॉजिट, इट मस्ट कीप 50 करोड़ इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट बॉन्ड। ऊपर मैंने आपको समझाया, वहीं से इसको भी समझ लो। अगर बैंक के पास 200 करोड़ रुपए पड़ा है तो आरबीआई ने ऐसा बोला कि उसका 25% यानी 50 करोड़ रुपए मेरे पास या तो कैश के फॉर्म में, या तो गोल्ड के फॉर्म में, या तो गवर्नमेंट बॉन्ड के फॉर्म में जमा करवा दो। तो अब पढ़ते हैं, बैंक मस्ट कीप अ पार्ट ऑफ देयर डिपॉजिट अबाउट 25% इन कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी। बैंक के पास जितना भी डिपॉजिट है उसका 25%, ये ऊपर नीचे हो सकता है, उसका 25% कैश के फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में मेरे पास लाके जमा करवा दो। दिस एंश्योर बैंक हैव इनफ सेफ्टी एंड डू नॉट लैंड टू मच। आरबीआई ऐसा क्यों कर रही है? लोगों की सेफ्टी के लिए। अब बैंक ऐसा ना करे कि सबको लोन बांट दे, जब बुरा दिन आएगा ना तो लोगों को उनका जमा किया हुआ पैसा वापस करना पड़ेगा। तो आरबीआई बोलेगी कि आपने 25% मेरे पास जमा करवाया था, उसी में से उठा के उनको पैसा दे देना, वरना मैं अगर आपके भरोसे रहूंगी तो आप ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में सारा पैसा बांट दोगे। तो जो इंसान ने पैसा बैंक में जमा करवाया है, जब वो बुरे टाइम में आपसे मांगेगा तो कहां से दोगे? ये लो एसएलआर, दे देना इसमें से अपने डिपॉजिटरों को पैसा। अब यहाँ पे ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओएमओ। आरबीआई बाई और सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द मार्केट टू कंट्रोल मनी फ्लो। देखो, जब देश के अंदर बहुत ज्यादा पैसा फैल जाएगा तो देश के अंदर इन्फ्लेशन आ जाएगा। ये हमने इन्फ्लेशन वाले कॉन्सेप्ट में समझा था। तो अब आरबीआई क्या करेगी, उसके पास जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, मान लो उसके पास जो भी सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को यहाँ पे मान लो प्रॉपर्टी है, आरबीआई के पास जो भी प्रॉपर्टी है वो जाएगा और मार्केट में बेच देगा। समझना ध्यान से। सेलिंग सिक्योरिटी, मान लो अब आरबीआई प्रॉपर्टी बेच रहा है, रिड्यूस मनी सप्लाई, कंट्रोल इन्फ्लेशन। आरबीआई गया छोटे बैंकों के पास, उसने बोला कि मेरे पास 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, आप लोग मुझसे खरीद लो। तो
बैंकों ने बोला ठीक है, मैं हम लोग आपसे 500 करोड़ की प्रॉपर्टी अगर खरीद लेंगे तो हमको क्या फायदा है, 4 साल बाद इस प्रॉपर्टी की कीमत 800 करोड़ हो जाएगा। बैंक बोलेगा हाँ ये लो 500 करोड़, हम लोगों को सिक्योरिटी बेच दो। तो बैंक ने अपना पैसा किसको दे दिया, 500 करोड़, आरबीआई को। आरबीआई ने ये जानबूझ के किया था, क्योंकि बैंक के पास जितना पैसा रहेगा वो लोगों को बांट देंगे। और अभी मैंने आपको बोला कि जितना देश के अंदर पैसा बढ़ाओगे उतना इन्फ्लेशन आने के चांस होंगे। तो आरबीआई ने बोला बेटा 500 करोड़ रुपए तो मैंने तेरे से ले लिए सिक्योरिटी बेच के, अब बांट पैसा, अब बढ़ा के बता सप्लाई मनी की। अब तू मनी की सप्लाई नहीं बढ़ा पाएगा, देश के अंदर महंगाई होगी ही नहीं। तो इसीलिए आरबीआई ओपन मार्केट में जाके अपने सिक्योरिटीज को बेच देता है। तो बाइंग सिक्योरिटी इंक्रीज मनी सप्लाई और कंट्रोल डिफ्लेशन। फिर जब देश के अंदर पैसे की कमी हो जाएगी ना, तो आरबीआई बोलेगा कि बेटे वो जो तूने 500 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी थी, ला मुझे 800 करोड़ में बेच दे। कमर्शियल बैंक वाले बोलेंगे अरे वाह 500 करोड़ का 800 मिला है, लाओ 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 लाओ, बेच देते हैं। तो अब जो कमर्शियल बैंक है वो 500 करोड़ की प्रॉपर्टी आरबीआई को बेच दी है, आरबीआई ने इनको 800 करोड़ रुपए दे दिया। अब हमारे देश में डिफ्लेशन यानी गंदा समय चल रहा है, तो बैंकों के पास 800 करोड़ रुपए आ गया, तो वो अब सोचेंगे कि भैया इस 800 करोड़ का करे क्या, चलो सबको लोन बांटते हैं। तो जब देश में सबके पास लोन जाएगा, पैसा आएगा, तो वो धंधा करेंगे, जब वो धंधा करेंगे तो देश आगे बढ़ जाएगा। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे आरबीआई सिक्योरिटी बेचती है ताकि पैसा छीन ले, और डिफ्लेशन के टाइम पे उस सिक्योरिटी को खरीद के बैंकों को पैसा दे देती है ताकि देश के अंदर पैसा बढ़ जाए, जिसकी वजह से सब बिजनेस करने लगे और डिफ्लेशन जैसी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब यहां पे आ रहा है स्टेरलाइजेशन पॉलिसी। व्हेन टू मच foreign money या currency come into India like from export and investment, the money supply increase. RBI sell government security to absorb the extra money and keep the economy balance. देखो अभी हमारे देश के अंदर हम लोग बोल रहे हैं कि बाहर देश से पैसा लाओ तो हमको बिजनेस करना होगा। जब बहुत ज्यादा बाहर देश का इन्वेस्टमेंट होने लगेगा हमारे देश में, तो बहुत ज्यादा फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ जाएगी। तो उस समय आरबीआई क्या करेगी कि उसके पास जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी सिक्योरिटी है, वो मार्केट में बेच देगी और डॉलर को अपने पास खींच के ले आएगी। क्यों ऐसा करेगी, ताकि डॉलर की जो सप्लाई है उसको कंट्रोल कर सके। अगर बहुत ज्यादा डॉलर देश के अंदर आ जाएगा तो भी इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो आरबीआई ने क्या बोला कि हम लोग क्या करेंगे, डॉलर को खरीद लेंगे। अब खरीदेंगे कैसे, हमारे पास जो भी प्रॉपर्टी है उसको बेच के। समझ में आया, इसी पॉलिसी को हम लोग बोलते हैं स्टेरलाइजेशन पॉलिसी। मैं आपको जितना समझा रहा हूं उतना समझो, बहुत ज्यादा डिटेल में जाओगे तो पागल हो जाओगे। अब हम लोग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, क्वालिटेटिव मेजर। राइट द नेम ऑफ क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द क्रेडिट कंट्रोल फंक्शन ऑफ द आरबीआई। These measures are used by the Reserve Bank of India to control credit in specific sector of the economy. अगर आरबीआई को किसी स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर क्रेडिट को कंट्रोल करना है तो वो कौन सा मेजर लगाती है, क्वालिटेटिव मेजर। अनलाइक क्वांटिटेटिव टूल्स, दे डू नॉट इफेक्ट द होल इकोनॉमी इक्वली बट फोकस ऑन सिलेक्टेड एरिया, एग्रीकल्चर, बिजनेस और हाउसिंग। मान लो आरबीआई को एग्रीकल्चर, बिजनेस और हाउसिंग के अंदर मनी की सप्लाई को, क्रेडिट की सप्लाई को कंट्रोल करना है, तो वो क्वालिटेटिव मेजर का इस्तेमाल करती है। तो यही तो हमने पढ़ा था कि क्वालिटेटिव मेजर फोकस करता है कुछ ही सेक्टर के ऊपर। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल देखे एग्रीकल्चर के ऊपर, बिजनेस के ऊपर और हाउसिंग के ऊपर। जो पहला क्वालिटेटिव मेजर है वो है सिक्योरिटी। व्हेन बैंक गिव लोन दे आस्क फॉर सिक्योरिटी और कोलैटरल, समथिंग वैल्यूएबल फ्रॉम द बायर। The security could be gold, jewelry, vehicle, land or property papers. If the borrower failed to repay, the bank can sell the security to recover its money. Security, मान लो कि मुझे लोन चाहिए, तो बैंक बोलेगी बदले में क्या गिरवी रख रहे हो। मैं बोलूंगा मेरा घर दे रहा हूं, या मेरी कार गिरवी रख रहा हूं, या मैं गोल्ड गिरवी रख रहा हूं, या फिर मैं अपना। तो ये क्वालिटेटिव मेजर है कमर्शियल बैंक का। किसने बोला ये करने के लिए, आरबीआई ने बोला है बैंक को कि आप जब भी किसी को लोन बांट रहे हो तो बदले में या तो उनसे गोल्ड, ज्वेलरी, व्हीकल, लैंड या प्रॉपर्टी के पेपर ले लो। ऐसा क्यों करो आप, ताकि जब वो लोग लोन ना चुका पाए तो इसको बेच के आपने जो उनको लोन दिया था वो रिकवर कर सको। समझ में आया, बहुत आसान है। Margin requirement, bank do not give loan equal to the full value of the security, they keep a part of its margin for safety. The difference between security value and the loan amount, it is called the margin. यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना। If you pledge gold worth of 1 lakh and the bank give you a loan of 80,000, then the margin is 20,000. This protect the bank if the gold price fall. मान लो कि हम लोगों का गोल्ड है 1 लाख रुपए का, बट आपको बैंक देगी सिर्फ और सिर्फ 80,000, 20,000 रुपए वो बैंक आपको लोन नहीं प्रोवाइड करेगी। गोल्ड कितने का था, 1 लाख रुपए का, आपको लोन कितना मिला,
80,000 रुपए का। तो ये जो इसके अंदर 20,000 रुपए है, इसको हम लोग बोल रहे हैं मार्जिन। अभी देखो ये जो मेरा फोन है, मान लो ये मेरा फोन 1 लाख रुपए का है, मैं गया दुकान के अंदर, मैंने दुकान वाले को बोला कि मुझे इस फोन के ऊपर लोन चाहिए, तो उसने बोला कि आपको 20% डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, यानी आपको 20,000 जमा करना पड़ेगा, हम लोग आपको सिर्फ और सिर्फ 80,000 का लोन देंगे। तो ये जो मार्जिन सेट करने का काम होता है, ये आरबीआई का क्वालिटेटिव मेजर है, ये सेफ्टी पर्पज से आरबीआई करवाती है हर बैंकों को। अब सीलिंग ऑन क्रेडिट, द आरबीआई फिक्स मैक्सिमम लिमिट सीलिंग फॉर लोन गिवन फॉर डिफरेंट पर्पस, दिस प्रिवेंट बैंक फ्रॉम गिविंग टू मच क्रेडिट इन रिस्क और नॉन एसेंशियल एरिया। मान लो कि आरबीआई ने ऐसा बोला कि आप लोगों को 200 करोड़ रुपए डालना होगा प्रॉपर्टी के अंदर, 100 करोड़ रुपए आपको डालना होगा गाड़ियों के अंदर, 50 करोड़ रुपए आपको डालना होगा जमीन के अंदर। आरबीआई एक सीलिंग सेट करके देता है बैंकों को कि आप इतना इतना लोन ही प्रोवाइड कर सकते हो इन इन सेक्टर के अंदर। मान लो अभी मैं लोन लेने गया, तो मेरा बैंकिंग के अंदर सारा डेटा है, तो बैंक ने बोला अब आपको लोन नहीं मिल सकता है। क्यों? क्योंकि आपकी कैपेसिटी 5 लाख की थी और आपने 4 लाख का लोन ले लिया है। तो आरबीआई ने बैंकों को बोल रखा है कि किसी भी सेक्टर या किसी भी इंसान के लोन के ऊपर सीलिंग लगाओ। अमित की जितनी इनकम है उसके हिसाब से अमित सिर्फ 5 लाख का लोन ले सकता है, और अमित ने ऑलरेडी 4 लाख रुपए का लोन लेके रखा हुआ है, इसके ऊपर अब अमित को लोन नहीं मिलेगा। अमित की औकात है 5 लाख रुपए लोन लेने की, अमित ने 4 लाख का लोन लेके रखा हुआ है, अब इसके ऊपर उसको लोन मत देना वरना तुमको जेल भिजवा देंगे। तो ये क्या है? सीलिंग वाला कॉन्सेप्ट, कि एक इंसान के औकात के हिसाब से, एक सेक्टर के औकात के हिसाब से ही लोन दिया जाएगा, उसके ऊपर उनको लोन नहीं दिया जाएगा। अब डिस्क्रिमिनेशन इंटरेस्ट रेट पॉलिसी बहुत ध्यान से समझते हैं। आरबीआई कैन एडवाइज बैंक टू चार्ज डिफरेंट इंटरेस्ट रेट फॉर डिफरेंट सेक्टर। आप सबको पता है कि डिफरेंट सेक्टर पे अलग अलग इंटरेस्ट रेट होता है। दिस हेल्प इंपॉर्टेंट सेक्टर लाइक फार्मिंग और स्मॉल इंडस्ट्री गेट लोन एट लोअर एंड नॉन एसेंशियल सेक्टर पे हाई। एग्जांपल से समझो, अगर आप एग्रीकल्चर लोन लेने जाओगे तो आपको 7% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, अगर आप लग्जरी कार लोन लेने जाओगे तो आपको 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आप एजुकेशन लेने जाओ उसके ऊपर इंटरेस्ट अलग है, आप बिजनेस लोन लेने जाओ उसके ऊपर इंटरेस्ट अलग है, आप पर्सनल लोन लेने जाओ उसके ऊपर इंटरेस्ट अलग है, आप ये ड्यूरेबल गुड्स यानी फोन टीवी ये सब लेने जाओ उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट अलग है। तो यही तो कहलाता है डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट पॉलिसी, ये भी आरबीआई सेट करके बैंकों को देती है। अब यहाँ पे बोर्ड आपको 2 मार्क्स के लिए पूछ सकती है डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। मैं आपको ये नहीं समझाऊंगा क्योंकि आपने सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के बारे में खूब डिटेल में पढ़ा है। किस तरीके से लिखना है वो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार पढ़ना समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको ये चैप्टर पूरा समझा दिया। किसी भी टॉपिक में डाउट लग रहा है या डिटेल में समझना है तो मुझे कमेंट करना, मैं उसका आपको डिटेल वीडियो भी बना के दूंगा, अच्छे से समझाऊंगा। अब मैं आपको मिलूंगा इसके अगले वाले यानी 5वें चैप्टर के 1 शॉट के साथ।